वो 4 डायमेंशन वर्कशॉप है। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन के 2 हिस्से यानी 2 हेमिस्फीयर हैं, एक लेफ्ट और राइट। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो ज्यादातर हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है। इसको हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं। आप हिसाब किताब कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, किसी को कन्विंस कर रहे हो, कोई आर्गुमेंट हो रहा है, स्टडी कर रहे हो, तो सबका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है। जब आप किसी तफरीह मकाम पर हो और आपको कोई टेंशन ना हो, आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो, चाहे साहिल समंदर पे चल रहे हो या किसी बाग में चल रहे हो, या आप कोई गाना गुनगुना रहे हो, या आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हो, या आप डे ड्रीमिंग ख्याली पुलाव बनाते हो, उस वक्त आपका राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है। अब आम आदमी का लेफ्ट ब्रेन जब काम करता है तो राइट कम करता है, और जब राइट करता है तो लेफ्ट कम करता है। पता ही चला कि अगर ये दोनों हाफ्स ब्रेन के एक साथ काम करें तो इंसान अपनी जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल गोल्स और मुश्किल से मुश्किल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अरगाज और मकासिद हैं, जो कि बजाय नामुमकिन है, वो भी हासिल कर सकता है। होता यह है कि जब ये दोनों हाफ्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, खास कैफियत में जाना पड़ता है, उस वक्त कायनात का वो जो उसूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो एक्टिवेट हो जाता है और आप खींचते हैं उस चीज को जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो दौलत और पैसा हो, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो आप चाहते हो कि मेरी उम्र जो है वो ज्यादा तेजी से ना बढ़े, यानी आपकी जवानी या आपकी एज जो है वो फास्ट एज प्रोग्रेस जो है आपका वो स्लो डाउन हो जाए, एजिंग प्रोसेस आपका स्लो डाउन हो जाए, या आपके सेहत के मामला तो आप चाहें कि वो ठीक हो जाए, या आपके घर में नाचाकी के मामले हो, या आप किसी अपने पसंद की शादी करना चाहते हो किसी मुल्क, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका हो, उस ऑब्जेक्टिव को लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट करके जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं, वो खास तरीका कार है जो हम 4 डायमेंशन वर्कशॉप में सिखाते हैं, तो वो चीज आपकी जिंदगी में नामुमकिन जो है वो मुमकिन हो जाती है। अब इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं, मगर इसको कौन कौन करे? 10 साल से बड़ी उम्र का बच्चा कर सकता है, 80 साल 90 साल का कोई बुजुर्ग भी कर सकता है, खवातीन मर्द कोई भी कर सकते हैं। चूंकि ये पहले इंग्लिश में था सारा का सारा, फिर कुछ सालों पहले मिसेज अंसारी ने एक दिन मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो अंग्रेजी नहीं समझते। आप देखें, हमारे सारे मैनुअल इंग्लिश में इसलिए होते हैं कि सारे वर्कशॉप्स इंग्लिश में होते थे। तो उस वक्त मैंने उर्दू में सोचना शुरू किया। मैं उर्दू में बात तो कर सकता हूँ, मगर बात करना और वर्कशॉप करना दोनों में बड़ा फर्क है। वर्कशॉप में आप कॉन्सेप्ट समझाते हो, तो फिर हमने उर्दू में करना शुरू कर दिया। तो अब ये वर्कशॉप उर्दू इंग्लिश बाइलिंगुअल होता है। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करेगा? एक तो मैंने कहा कि 2 हेमिस्फीयर आपके ब्रेन के एक साथ काम करते हैं, और उस वक्त काम करते जब आपके ब्रेन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आपकी वो लो डाउन होती है। 5 साल के मराकबा करने के बाद आप में ये सलाहियत पैदा होती है। ठीक है, तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी का अरगाज़ व मकासिद, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, गुस्सा आता है आपको, बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है, खौफ में मुब्तला रहते हैं, लोगों से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते, पब्लिक स्पीकिंग के फोबिया है आपको, या सोशली आप बहुत नर्वस महसूस करते हैं, तो ये वर्कशॉप के अंदर आप एक टेक्निक सीखते हैं, उसे कहते हैं चक्रा एंड ऑरा एक्टिवेशन। हेवन ऑफ फीलिंग में हमने कुछ थोड़ा बहुत उसको टच किया था, ज्यादा नहीं, मगर वर्कशॉप में हम आपके ब्रेन में एक प्रोग्राम डालते हैं। हेवन ऑफ फीलिंग में तो मैंने सिर्फ आपको करवाया था, प्रोग्राम नहीं किया था। प्रोग्रामिंग करने के लिए खास तरीका कार होता है, उस तरीके कार से हम आपके ब्रेन में एक तरह से एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। उस सॉफ्टवेयर को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो डेली बेसिस पे करने से आपके आसाब इतना मजबूत होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। कोई भी पब्लिक डीलिंग हो, पब्लिक स्पीच हो, स्टेज हो, किसी पे भी आप बात कर सकते हैं। आपकी शख्सियत में करिश्मा पैदा होता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। चूंकि ये चक्रा जो है ये सारे इंडोक्रीन ग्लैंड से ताल्लुक है इनका, जिससे मुख्तलिफ रतूबतें जिस्म में पैदा होती है, तो इनको एक्टिवेट करने से आपके सेहत बहुत इंप्रूव होती है, एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन होता है, कई बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं। हमने तो बड़ी बातें सुनी है, जो लोग 4 डायमेंशन कर चुके हैं, कमाल किया लोगों ने।
अनबिलीवेबल रिजल्ट है, अकल हैरान है, किसी ने क्या मिल गया, किसी को क्या मिल गया। मैं एकदम से उस लेवल पे नहीं आना चाहता, बस ये समझा दे कि लोगों ने नामुमकिन चीजें की है। मगर जो इस वर्कशॉप में जो हमने तब्दीली की 5 या 6 साल पहले, वो बड़ी रिमार्केबल थी। इसमें मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, जिससे आपको जो मकसदियत हो आपको वो हासिल कर सकते हैं। मगर असल जो मकसद था, मकसदियत में जो मकसद था, वो था खुशी और सुकून कल्ब, यानी सेटिस्फैक्शन। तो ये आप अपने टेक्निक जो बताएंगे। उसके बाद एक चीज हम आपसे करवाते हैं। आपको याद है मैंने कई दफा ब्लाइंड स्पॉट का तस्करा किया है। ये ब्लाइंड स्पॉट हमें पता ही नहीं होता कब हमसे गलती हुई, कब हमसे गुनाह हुआ, कब हमसे ज्यादती हुई, हमने किसी की तजलील कर दी, किसी को बुरा भला कह दिया, किसी के बारे में बुरा भला सोच लिया, बोला नहीं सोचा, तो वो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता आपका। हम इसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं कि ये हमें नजर नहीं आता हमारा स्पॉट। हम दूसरों की खामियां देख पाएंगे मगर हमें अपनी खामी का पता नहीं चलेगा। तो ये ब्लाइंड स्पॉट आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आज साइंस ये कहती है कि इवन 70% कैंसर जो है उसका ताल्लुक वो साइकोसोमैटिक है। साइको का मतलब दिमाग, सोमैटिक का मतलब बॉडी, यानी ऐसी बीमारी कि जिसकी वजह इंसान की सोच हो, उसकी फिक्र हो, उसकी परेशानी हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, वो कॉज करती है। या गिल्ट की एहसास जुर्म हो, वो ये प्रॉब्लम कॉज करती है। और उसकी वजह से स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम, हाजमे के बहुत सारे मसाइल, और बहुत सारी दिल की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां कहते हैं कि अब साइकोसोमैटिक होगी। अब ये साइकोसोमैटिक होती किस वक्त है? जब इंसान के अंदर ब्लाइंड स्पॉट बनता है तो उसे तो पता नहीं चलता। मगर वो ब्लाइंड स्पॉट क्या करता है, वो ब्लाइंड स्पॉट चूंकि अंदर है, तो हमारे अंदर एक चीज अल्लाह ने दी है जिसे हम कहते हैं जमीर, जो अक्सर सो जाता है। मगर सोता इस तरह से कि वो आपको नहीं बताता क्योंकि आपने उसकी बात नहीं सुनी, मगर सोए हुए भी वो अपना काम करता है। वो काम ये करता है कि आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करता रहता है, कंटिन्यूसली स्ट्रेस। तो आप ऊपर से तो बड़े खुश हैं, आपने किसी का प्लॉट पे कब्जा कर दिया, किसी का पैसा खा गए, गलत काम कर दिया, आप खुश हैं क्योंकि आपको दौलत मिल गई, आपको इज्जत मिल गई, आपको इक्तदार मिल गया। मगर वो अंदर अपना काम करता है। वो जो स्ट्रेस कॉज होता है, फीलिंग ऑफ गिल्ट, ये एहसास जुर्म कभी जाता नहीं है, ये तहते शऊर में मौजूद रहता है आपके। तो आहिस्ता आहिस्ता ही मुख्तलिफ बीमारियों को पैदा करता है। कई दफा आप ये कहते हैं ना कि अरे मेरा कारोबार नहीं चला, बंदिश हो गई है, शादी नहीं हो रही, बंदिश हो गई, औलाद नहीं है, बंदिश हो गई। ये बंदिश नहीं है, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। ये ब्लाइंड स्पॉट ना सिर्फ बीमारियां कॉज करता है, मगर ये ब्लाइंड स्पॉट आपको गलत फैसले करवाएगा, आपका कारोबार में स्लो डाउन हो जाएंगे, बरकत खत्म हो जाएगी आपके कारोबार से, रिश्तों में प्रॉब्लम होगा, औलाद ना हो होने की रीजन हो सकता है। इसके मल्टीपल कॉन्सेप्ट है। तो 4th डायमेंशन में हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपको एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। देखिए आज जिस तरह आप गवर्नमेंट की जो एसओपीज हैं कि आप किसी मॉल में दाखिल हो रहे हैं या किसी दुकान में दाखिल हो रहे हैं, तो वो गेट लगे हुए हैं जिसमें सेंस है, वो है डिसइंफेक्टेंट दवाई है जो आपके ऊपर आती है फुहार बन के। हम आपको इस तरह एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसमें नंबर 1 आपको रियलाइजेशन होता है कि कहाँ कहाँ किस रिश्ते में आपने गलती की है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आप उस गलती को अंडू कैसे करते हैं अपने अंदर से क्या तरीका है ब्लाइंड स्पॉट रिमूव करने का। तो हम ये रिमूव करते हैं। हमने देखा है जिन रिश्तों में तनाजा होता है, कशीदगी होती है, इसके बाद वो ठीक हो जाते हैं क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट रिमूव हो गया। जब हमने 4th डायमेंशन बनाया था तो उसके 2 डिजाइन प्रिंसिपल बने थे और वो हम आपको बताते हैं कि किन उसूलों पे ये वर्कशॉप बना है और आपने उसको फॉलो करना है। उसके बाद इसके 7 पिलर्स हैं। पिलर्स हम आपको समझाते हैं। आपको पहली दफा पता चलेगा कि आप कौन है हकीकत में, हु आर यू। ये पहला जो सुबह का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, वैसे तो वेबिनार में तो पाकिस्तान में शाम होगी, जो पहला एस्पेक्ट होगा वो ये होगा कि आपको आइडेंटिफाई करे कि मैं कौन हूं। ये आप रियलाइज करेंगे। जब आप रियलाइज करेंगे कि मैं कौन हूं, इसका मतलब अब कंट्रोल आपके पास आ गया। अब कोई और आपको नहीं कंट्रोल कर रहा। ना सास कर रही है, ना बहू कर रही है, ना बीवी कर रही है, ना शौहर कर रहा है, ना मालिक कर रहा है, ना नौकर कर रहा है। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। आपका कंट्रोल आपके पास है जिस वक्त आपको ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं। उसके बाद एक और चीज
آپ ہیومن بینگ ہیں, آپ انسان ہیں, کیوں ہیں, اس پہ ہم پورا آپ کو کانسیپٹ سمجھاتے ہیں. دیکھیں, میں اگر ایک باپ ہوں تو اس وقت تک میں اپنے آپ کو باپ نہیں کہہ سکتا جب تک میری اولاد نہ ہو. اگر میں شوہر ہوں تو میرے لیے بیوی ہونا لازمی ہے, اگر میں بیوی ہوں تو میرا کوئی شوہر ہونا چاہیے. تو ہر رشتہ انسان کا انسان کے ساتھ اس کو ایک مقام دیتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہے کسی اور کی وجہ سے. ایک بادشاہ اگر سر پہ تاج رکھ کر جنگل میں جائے اور کہے میں بادشاہ ہوں تو وہ بادشاہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک ریا مانے نہ کہ وہ بادشاہ ہے, وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. اس کو آنٹولوجی کہتے ہیں, پورا کانسیپٹ ہے بینگنس کا. اس کے بعد ہم کمٹمنٹ کی سکھاتے ہیں کہ زندگی میں جب عہد کرے تو پورا کرے, یا تو عہد نہ کرے, اور عہد کرے تو پورا کرے. اس میں ہم آپ کو ایک لیول پہ لے جاتے ہیں کہ 4 ڈائمینشن کرنے کے بعد, لیول 1 کرنے کے بعد, کیونکہ ہم لیول 1 ہی کروا رہے 6 اور 7 کو, اب آپ نے اپنی زندگی کی ذمہ داری خود قبول کرنی ہے کہ میں اگر ناخوش ہوں تو میری وجہ سے, کسی اور کا اس میں کوئی کرنا دھرنا نہیں ہے. اس طرح ہم 7 لیول سے گزارتے ہیں, پھر آپ کو اینڈ میں یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ ایک پاسبلٹی ہے دوسروں کے لیے. مجھے یاد ہے جب یہ میں بنا رہا تھا تو مجھے علامہ اقبال کی وہ نظم یاد آئی جو ہم نے اسکول کے زمانے میں روز صبح اسمبلی میں پڑھتے تھے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت خدایا میری. ہمیں شمع کی طرح بننا تھا کہ ہم دوسروں کو گائیڈ کر سکیں. تو آپ کو اپنی زندگی کو ایک پاسبلٹی بنانا ہوگا دوسروں کے لیے. اس ورکشاپ کے بعد لوگ ایسے چینج ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں 360 ڈگری, پورا چینج ہو جاتے ہیں جو چینج ہونا چاہتے ہیں. آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ سٹوڈنٹ ہیں, سٹوڈنٹ کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی میں اچھے گریڈز لانے کے لیے. ہاؤس وائف اپنے گھر کے اندر بچوں کی تربیت میں, کیونکہ اس میں اخلاقیات کا بہت بڑا سبق دیا جاتا ہے آپ کو. جن چیزوں کو ہمیں اسکول میں پڑھنا چاہیے تھا, ادب اور اخلاق کیا ہے, اخلاق کیا ہے, جو دین کا ستون ایک بڑا امپورٹنٹ اخلاقیات, اس کی آپ کو بتائی جاتی کہ اخلاقیات سائنس کے لحاظ سے اور سائنس کی نظر کے حساب سے کیا ہے, اخلاقیات کیا ہے. اس کے بعد ہاؤس وائف اپنے گھر میں رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے, میاں بیوی شوہر بیوی کا تعلق بہتر کرنے کے لیے, پارٹنرز کرے تو بہت اچھا ہے, میاں بیوی دونوں کرے تو بہت اچھا. آپ بزنس مین ہیں, اپنے بزنس کو امپروو کریں, رزق حلال کی کوشش کریں, کیونکہ رزق حلال ممکن ہے, 100% ممکن ہے. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں جاب میں ترقی ہو, آپ کے لوگ آپ سے خوش ہو, آپ کے کولیگز جو لوگ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں, آپ کے باسز کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق ہو, تو چکرا اور ایکٹیویشن جو ہے وہ کمال کر دے گا. مطلب آپ دیکھیں گے لوگ کھچے تلے آئیں گے آپ کی طرف. اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین تو کیا, مگر یاد رکھیں یہ ایکسپلینیشن اور ایکسپیرینس دونوں میں فرق ہے. مینگو جو ہے وہ بڑی مزیدار فروٹ ہے. میں 1 گھنٹہ مینگو پہ بات کروں, مینگو اتنا لذیذ ہوتا ہے, اتنا میٹھا ہوتا ہے, اس کی میگ اتنی ہوتی ہے, اس کو اور 1 لمحے کے لیے آپ مینگو اپنے منہ میں لے کر اس کا جوس لیں, اس میں بڑا فرق ہے. تو ایکسپیرینس کسی کو چیز کو کرنا اور سننا دونوں میں بڑا فرق ہے. میں کہانی سناتا ہوں, اس کے ساتھ میں اینڈ کرتا ہوں اس کو. یہ کہانی نے بھی کئی لوگوں کی زندگی بدلی ہے, اور اس کہانی کا تعلق 4 ڈائمینشن ورکشاپ کی اصل تھیم سے ہے کہ کیوں کرنا چاہیے آپ کو. ایک شخص فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتا تھا, سیلز ایگزیکٹو تھا. اس کو ایک علاقہ دیا گیا تھا جہاں وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر دوائیوں کے سیمپل رکھتا, دوائیوں کے بارے میں بتاتے, اور ڈاکٹر پھر وہ دوائی پرسکرائب کرتے تھے. اس جگہ جہاں اس کو ایریا دیا گیا تھا وہاں 1 2 3 گاؤں بھی تھے. تو ایک دن ایز یوزول اپنی پرانی گاڑی میں بیچارہ جا رہا تھا, تو راستے میں گاڑی گرم ہو گئی, گاڑی بند ہو گئی. اب اس نے چیک کیا تو پانی کم تھا ریڈیٹر میں. کہاں ڈھونڈو کہاں, دیکھا دور ایک گھر ہے, ادھر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے. چلتا وہ بابا کے پاس گیا, سلام کیا, بابا کو کہا بابا جی پانی دے دیں, گاڑی گرم ہو گئی, پانی ڈالنا ہے. بابا نے برتن میں پانی دے دیا, اس نے گاڑی میں پانی ڈالا, واپس آیا, بابا کا شکریہ ادا کیا. بابا نے کہا بیٹھ. تو گاؤں والے بڑے مہمان نواز ہوتے, بیٹھ بیٹا تو چائے پی. وہی چارپائی پہ بٹھایا, گپ شپ کرنے لگی. بیٹی چائے لے کے آئی, یہ چائے پی رہا تھا. اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. زمین پہ بہت ساری مرغیاں اور مرغیوں کے بچے
बच्चे मुर्गियों के माँ के पीछे फुदक फुदक के चल रहे थे और उसमें एक शाहीन का बच्चा था जो फुदक फुदक कर मुर्गी के पीछे जा रहा था। इसने कहा बाबा जी ये क्या है, ये शाहीन का बच्चा ये मुर्गियों की तरह कैसे कर रहा है। उसने कहा क्या करूं, इसकी माँ मर गई थी, मैंने इस बच्चे को बचाया और मुर्गियों के साथ रख दिया। अब ये मुर्गियों के साथ रहते रहते अपने आप को मुर्गी समझकर मुर्गियों की बच्चों की तरह फुदक फुदक के चल रहा है। इसने कहा बाबा जी जुल्म है, ये शाहीन का बच्चा है, मुर्गी का नहीं। अगर आप इजाजत दे मैं इसे ले जाऊं और मैं इसे सिखाऊं कि असल में कौन है। बाबा ने इजाजत दे दी, एक बक्सा दे दिया टोकरी टाइप का। उसने उस शाहीन के बच्चे को टोकरी में डाला, गाड़ी में रखा, घर गया। अब उसके बाद घर जाने के बाद वो जब शाम को वापस आता, एक डब्बे में से वो शाहीन का बच्चा निकालता, छत पे जाता, हवा में फेंकता, कहता उड़। वो शाहीन का बच्चा ठक से जमीन पे आके गिर जाता। एक दिन इतवार का दिन तो छुट्टी थी, उसने बेगम से कहा मैं शाहीन के बच्चे को लेकर एक जगह जाता हूं, तो बहुत ऊंचा पहाड़ है। बेगम ने कहा जाओ। ये बच्चे को लेके गया, उस पहाड़ी की तरफ गया, गाड़ी रोकी, चढ़ना शुरू किया, पहाड़ी की चोटी पे चला गया, बहुत ऊंचा पहाड़ था। वहां डब्बे में से बच्चे को निकाला और उससे कहा देख यहां जमीन बहुत दूर है, मैं तुझे यहां से छोड़ूंगा हवा में, या तो तू पहचान कि तू कौन है। तुझे खुदा ने आसमानों के लिए बनाया था, तू जमीन पर मुर्गियों के साथ रहते रहते अपनी शनाख्त भूल गया, तू अपने आप को मुर्गी समझने लगा। तो या तो फिर अपनी पहचान कर वरना मर जा, इसलिए कि इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। ये कह के उसने बच्चे को फेंका हवा में, बच्चा नीचे गिरने लगा। अब ये खड़ा खड़ा अफसोस कर रहा है, मर गया। ये पहचान ही ना सका कि वो शाहीन है, उसका मकाम आसमान की बुलंदियां है। ये मुर्गियों के साथ रहते रहते अपने आप को मुर्गी समझने लगा है। अफसोस करते हुए अभी तो सोच ही रहा था, एकदम से देखा शाहीन का बच्चा उड़ता 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 जहां वो खड़ा था उससे भी ऊंचा उड़ने लगा। उसने इस बच्चे को देख के कहा आज तूने पहचाना तेरा असल मकाम क्या है। याद रखें उस शाहीन के बच्चे की तरह मैं और आप, हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने हमें एक बड़े मकाम के लिए बनाया है। हम जो जिंदगी में उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, उसकी वजह ये कि हमने आज तक ये नहीं पहचाना कि अल्लाह ने इस खोपड़ी के अंदर कोई नायाब चीजें हमारे लिए रखी है। 4 डायमेंशन में आप ये सीखेंगे कि आपकी असल शनाख्त